सारन गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं नया चैप्टर लेकर आया हूं और वह है आवर इन्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं हमारा पर्यावरण। बायोलॉजी के अंदर बच्चों हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग पहला आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, दूसरा आप लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस के बारे में पढ़ा, तीसरा आप लोग बच्चों रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, चौथा आप लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, और ये जो 5th नंबर चैप्टर है बच्चों आवर इन्वायरमेंट्स, हमारा पर्यावरण, इसके बारे में आज हम लोग बात डिस्कस करेंगे, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जामों में। कैसे? आप लोग सुने होंगे फूड चेन के बारे में, आहार श्रृंखला के बारे में क्वेश्चन आता है, फूड वेब आहार जाल के बारे में क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं ये आता है। इसके बाद वो सारी चीजों के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशंस क्या होता है। ओके, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ये पर्यावरण क्या है, जो इन्वायरमेंट्स है बच्चों ये क्या है हमारा पर्यावरण। आपके सराउंडिंग में आप जहां पर रह रहे हैं, आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपके सर कोई भी जीव जो उसके आसपास जो इर्द गिर्द जो रह रहा है, जैव हो गया, अजैविक हो गया, भौतिक हो गया, वो सबको एक साथ ले लीजिए बच्चों, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट्स बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। तो एक छोटा सा बस सिंपल डिफिनेशन मैं लिख दिया हूं कि किसी भी जीव के चारों तरफ फैली हुई भौतिक हो या जैव और अजैव कारक हो बच्चों, उससे बनी जो उसकी दुनिया है जिसमें वह रह रहा हो, जिसमें वो रहता हो, तथा उससे जिससे वह प्रभावित भी होता है, उसके क्या बोलते हैं, उससे इफेक्ट उस पर पड़ता हो, दैट इज कॉल्ड द पर्यावरण। तो आसान भाषा में समझिए ना कि आप जहां पे रह रहे हैं, आप ही नहीं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे रह रहा है, उसके सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सबको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल पर्यावरण बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि इससे आप इन्फ्लुएंस हो, आप जिससे प्रभावित हो वो सारी चीजों से। ठीक है, दूसरा चीज बच्चों हम लोग बात करेंगे कि ये जो पर्यावरण होता है, जो इन्वायरमेंट्स होता है बच्चों, उसके अंदर आप लोग अलग अलग पढ़े होंगे, छठा सतह में पढ़े होंगे कि जमीन के सतह से आप लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस अलग अलग हाइट पे, डिफरेंट हाइट पे सबका एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा कि कोई लिथोस्फीयर है, कोई स्फेनोस्फीयर है, कोई स्ट्रेटोस्फीयर है, कोई एटमॉस्फेयर है, कोई बायोस्फीयर है। ठीक है, तो इस तरीका से सिंपल टेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्यावरण बच्चों जो हमारा इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण में, ये अलग अलग, जिसमें जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, इसके बाद बच्चों वायुमंडल हो गया और जीव मंडल हो गया। अच्छा, इसी को मैं इंग्लिश नाम भी लिख दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश की भी जरूरत पड़ती है। जल मंडल बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। स्थल मंडल इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। अच्छा, इसके बाद वायुमंडल मतलब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर हो गया बच्चों। इसके बाद क्या होता है जैव, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो पर्यावरण के अंदर बच्चों हम लोग जो देखते हैं ये अलग अलग उसके डिफरेंट, जिसमें जलमंडल हाइड्रोस्फीयर होता है उसके अंदर, और क्या होता है भाई, तो लिथोस्फीयर उसी के अंदर आता है, और क्या होता है तो एटमॉस्फेयर होता है, और क्या होता है तो बायोस्फीयर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं और क्या है भाई, अब आता है ये सब तो अलग अलग बच्चों। ठीक है, इन्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंट अलग ये सब आपका क्या बोलते हैं, एक पार्ट है आपका लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया। ठीक है, सब इन्वायरमेंट्स का पार्ट है। लेकिन इसी के अंदर बच्चों क्या होता है कि डिफरेंट अलग अलग तरह के स्पेसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रहते हैं। इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों रहता है, तो इस पृथ्वी पर इस इन्वायरमेंट्स के अंदर जो भी बच्चों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रहते हैं, वो सब चीज के बारे में स्टडी करने को हम लोग एक स्पेशल हम लोग पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र, या उसी को बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो वो जो इकोसिस्टम होता है बच्चों, जाहिर सी बात है क्या, उसमें बायोटिक और एबायोटिक मतलब जैविक अजैविक दोनों कंपोनेंट्स होता है। तो खैर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक है बच्चों अगला, इकोसिस्टम। क्या है ये इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र क्या है इकोसिस्टम? तो कहता है बच्चों इसमें 3 तरह से आप इसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं। हम लोग सिंपली भाषा में ये भी कह सकते हैं द इंटरेक्शन अमॉन्ग द डिफरेंट लिविंग इन द नॉन लिविंग फॉर्म्स। बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है बच्चों, एक दूसरे के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहना ही रहना पड़ेगा।
ठीक है, कैसे मैं प्रूफ करूंगा? तो डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो सिंपली जीवों के द्वारा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके बनाई गई एक प्रणाली है बच्चों इकोसिस्टम। किसके द्वारा? तो कहेगा जीवों के द्वारा अपने पर्यावरण के साथ, उसका जो सराउंडिंग है वो सब के साथ बच्चों मिलकर एक इंटरेक्ट करता है, जो अंतःक्रिया जो करता है बच्चों, उस करके बनाई गई एक प्रणाली है बच्चों, एक सिस्टम है जो सदियों से मतलब करोड़ों वर्षों से बच्चों ये चला आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करें। दूसरा कहता है कि जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना इकोसिस्टम कहलाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग वी कैन से कि द स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक फॉर्म्स, लिविंग और नॉन लिविंग बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग इकोसिस्टम के अंदर करते हैं। तो जीवित जीवों लिविंग फॉर्म्स और उनके भौतिक जो पर्यावरण है उसके बीच जो संबंध है उसी के अध्ययन को बोलते हैं। तीसरा हम लोग एक और चीज कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लुक एट हियर कि इकोसिस्टम जीवमंडल की एक सुपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक बच्चों इकाई होता है, वो यूनिट होता है वो। ठीक है, तो वो इस कोई भी डिफिनेशन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक ये बातें हो गई। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस बच्चों सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक तंत्र हम लोग का बच्चों होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है ना बच्चों, यहाँ पे बहुत मोटा चल रहा है। जो इकोसिस्टम होगा बच्चों हम लोग का इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, तो दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों यहाँ पे एक चीज, वो क्या कि इसके मेनली बच्चों दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स? 2 कंपोनेंट्स। एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा होता है बच्चों बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। छोड़ दीजिए, कंपोनेंट्स मत लिखिए, मैं वहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दें। इकोसिस्टम का क्या है भाई ये? तो हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, कौन कौन से उसके भाग हैं। तो एक तो एबायोटिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अजैविक। क्या बोलेंगे? अजैविक भाग हो गया। और दूसरा क्या हो गया बच्चों? तो जैविक भाग हो गया। तो ये तो इकोसिस्टम का 2 कंपोनेंट्स हो गया बच्चों। अब इसके अंदर क्या आता है? तो जाहिर सी बात है, आप सबको मालूम है, पहले से ही पढ़े होंगे कि बायोटिक के अंदर हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर्स होगा और डिकम्पोजर्स होगा, मतलब लिविंग फॉर्म्स होगा उसके अंदर। और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वो भी तो इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे बच्चों क्या हो गया? सॉइल हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसको भी चलिए मैं लिख देता हूं। अजैविक के अंदर बच्चों क्या क्या आएगा? तो चलिए अजैविक में हम लोग लेंगे क्या क्या ले लेंगे? तो एक तो बच्चों आप लोगों को पता है एयर ले लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे आप लोग? तो पानी ले लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे? तो लाइट को ले लीजिए, इसके बाद क्या लेंगे बच्चों? तो सॉइल को ले लीजिए, और क्या लेंगे आप लोग? तो टेम्परेचर को ले लीजिए, टेम्परेचर। अब इसका हिंदी में क्या लिखूं? सबको पता ही है बच्चों। हम लोग बात करेंगे हवा के बारे में, हम लोग बात करेंगे बच्चों पानी के बारे में, हम लोग बात करेंगे सूरज की रोशनी। लाइट का मतलब यहाँ पे क्या है? सूरज की जो रोशनी होता है बच्चों, सनलाइट जो होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रकाश के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों, जाहिर सी बात है, ये मिट्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तापमान के बारे में, ताप के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है बच्चों ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है। क्या है ये? एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होगा, बायोटिक लिविंग फॉर्म्स में। तो उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चों क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। चलिए बायोटिक के अंदर बच्चों हम लोग देखेंगे तो 3 आएगा। एक आएगा प्रोड्यूसर, क्या आएगा? प्रोड्यूसर, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला होता है, प्रोड्यूसर, उत्पादक इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा जो बच्चों आएगा वो आएगा कंज्यूमर, उपभोक्ता।
जो कि एनर्जी को कंज्यूम करता है, एनर्जी बनाता नहीं है। एनर्जी बनाने वाले को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बच्चों को बनाता है। इनफैक्ट जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर इनसाइड द क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर, कहेंगे उत्पादक। कंज्यूमर्स मतलब एनर्जी को कंज्यूम करने वाला, उपभोक्ता। और तीसरा जो बच्चों होता है बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट, और वह होता है डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब क्या होता है, अपघटक जो होता है ना, किसी भी चीज को डिकम्पोज करने वाला जितने भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, ये जो भी माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल्स का बना हुआ है वो जनरली, ठीक है, तो वो सारा चीज हो गया डीकंपोजर्स, मतलब सराने गलाने वाला हम लोग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपोनेंट्स। ये क्या हो गया बच्चों, कंपोनेंट्स हो गया। अब सवाल ये है कि ये इकोसिस्टम का पार्ट है, इकोसिस्टम का बच्चों ये कंपोनेंट्स है, लेकिन मान लीजिए अगर ये इसमें से कोई कंपोनेंट्स नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ेगा इकोसिस्टम पे, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, तो क्या मैं अगर एक एक करके मैं आपसे पूछता हूं, अगर बच्चों किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप बात कीजिए, उसके अंदर अगर मान लीजिए अगर एयर को हटा दीजिए, हवा को हटा दीजिए, तो क्या वो वहाँ का इकोसिस्टम, जो आगे मैं बताऊंगा उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, ये सब जगह का अलग अलग बच्चों जियोग्राफिकल रीजन में, ठीक है, भौगोलिक एरिया में बच्चों क्षेत्र में अलग अलग तरह का इकोसिस्टम रहता है। सवाल ये है कि हम लोग वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे कि क्या सबकी एक इंपॉर्टेंस है, क्या हकीकत में, क्या रियल में वो हमारे इकोसिस्टम का वो पार्ट है। अगर नहीं रहेगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उस इकोसिस्टम पे, तो बच्चों बिल्कुल पड़ेगा। कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हवा के बारे में बात कीजिए, एयर, तो एयर, एक बात बताइए, अगर एयर ही नहीं रहेगा तो एयर के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो अगर CO2 नहीं रहेगा तो क्या बिना CO2 का उस इकोसिस्टम का जो प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक जो ग्रीन प्लांट्स होगा, क्या वो खाना बनाएगा? नहीं बना पाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों क्या, कि जब प्रकाश संश्लेषण बच्चों एक जो प्रोसेस होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, तो इसके अंदर आप लोगों ने एक रिएक्शन देखा होगा, क्या कि H2O की जरूरत पड़ता है प्लस बच्चों CO2 की जरूरत पड़ता है, और इसके बाद क्या होता है बच्चों, सनलाइट के प्रेजेंट में, कहां पे, याद रखिएगा, सनलाइट, सूरज की रोशनी के प्रेजेंट में ग्रीन कलर का ले लीजिए, क्लोरोफिल, हम लोग क्या ले लेंगे, क्लोरोफिल के अंदर, तब ना बच्चों ये रिएक्शन करके बनाता है, ये क्या बनाता है, तो C6H12O6 प्लस H2O इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो ये होगा। तो अब आप ही लोग बताइए यहाँ पे, अगर CO2 उसको नहीं मिलेगा जो कि एयर में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो क्या वो बच्चों खाना बनाएगा उत्पादक? नहीं बनाएगा। तो नहीं बनाएगा तो एनर्जी का ट्रांसफर कंज्यूमर में कहां से होगा? नहीं होगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स में। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स हकीकत में एयर जो होता है बच्चों, अच्छा और भी है, एयर के अंदर बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन भी तो होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं श्वसन क्रिया के लिए, तभी तो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर एनर्जी बनाता है, फिर उस एनर्जी का यूटिलाइज हम लोग वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए हम लोग करते हैं, उठना बैठना चलना फिरना खेलना कूदना, एवरी एक्टिविटीज के लिए आप ऊर्जा जो प्राप्त करते, ऊर्जा जो आप इस्तेमाल करते हैं एनर्जी, वह एनर्जी कहां से आता है, तो ग्लूकोज को तोड़ने से आता है आपके कोशिका के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए कि चलिए बिना हवा के कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, तो बिना हवा का बच्चों क्या होगा, इकोसिस्टम का ये पार्ट है, बिल्कुल कंपलसरी है। चलिए दूसरी बात आते हैं पानी। क्या पानी नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम में कुछ असर पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पानी के बारे में, यहाँ पे है H2O। जब पानी ही नहीं रहेगा बच्चों, तो जाहिर सी बात है कोई भी ग्रीन प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता ना, क्योंकि H2O की जरूरत पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना लाइफ प्रोसेस में कि there are 5 essential components that are needs for the photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण के लिए वो 5 रॉ मटेरियल्स क्या क्या एकदम जरूरी है। जनरली आप लोग किताब में तो 4 ही दिया हुआ है, तो आप लोग बताए थे ना कि यहाँ पे सर उसमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है, H2O का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, और सूरज की रोशनी का होना जरूरी है। साथ साथ हम लोग टेम्परेचर भी ले सकते हैं, सुटेबल टेम्परेचर का होना जरूरी है, ठीक है। तो पानी भी देख लिए, हवा भी देख लिए। अब आइए आप लोग तीसरा, प्रकाश, लाइट। अब क्या मैं बोलूं,
प्रकाश तेज, आप समझाने की क्या जरूरत है, ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए सनलाइट है, यहाँ पे नहीं है सनलाइट, तो जाहिर सी बात है बच्चों, को लाइट ही नहीं रहेगा तो भी खाना नहीं बना सकता है, क्योंकि मेन तो सोलर जो एनर्जी होता है बच्चों इसी के अंदर आता है ना, सूरज की रोशनी में आता है। तो इसीलिए सोलर एनर्जी का आना जरूरी है, तभी तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा क्लोरोफिल के अंदर, ये दोनों का इस्तेमाल करके। ओके, तो ये भी जरूरी है। चलिए और हम लोग बात करते हैं, लाइट भी हो गया, सॉइल क्या, मिट्टी भी जरूरी है क्या? ओहो, मिट्टी के बारे में कौन नहीं जानता, आप सब लोग जानते हैं। अरे मिट्टी जमीन को, पेड़ को जकड़ के उसको एक्वायर करके बच्चों रखता है, वो एनकरेज करके। दूसरा चीज बच्चों क्या होता है कि वही तो मिट्टी के अंदर पानी और वाटर और मिनरल्स को बच्चों एब्जर्व करने का, जो रूट हेयर के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वाटर और मिनरल्स का, वो कहाँ से, मिट्टी से तो ही रहता है ना। तब मिट्टी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है। वो अलग बात है कि ये बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, अजैविक कॉम्पोनेंट्स भाग है बच्चों हमारे पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का, तो ये भी जरूरी है। टेम्परेचर, यस इट इज ऑल्सो नीड्स, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ये भी हमारे कंपोनेंट्स का, इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स है। अगर सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिले तो भी बच्चों क्या होता है कि हमारे इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो आप लोग समझ गए कि सर आप तो सही बोल रहे हैं, सबको आप प्रूफ करके दिखा दिए कि बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी सारे अलग अलग है, चाहे एयर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया या सॉइल हो गया, सब के सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जाहिर सी बात है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस इधर के बारे में कि इसका काम क्या है। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जो भी प्रोड्यूसर्स का काम क्या है, कंज्यूमर्स का काम क्या है, डिकम्पोजर्स का काम है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को कि जब हम लोग बात करेंगे ना इसके बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, तो ये आप लोग बात करेंगे कंज्यूमर्स में अलग अलग क्या, एक आप लोग देखेंगे कि अलग अलग इकोसिस्टम में कंज्यूमर की संख्या बच्चों वेरिएबल अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करेंगे आप लोग प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, कहीं कहीं बच्चों टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और एक होता है बच्चों क्वाटरनरी, या जनरली बच्चों थर्ड तक तो जाता ही है, उसके बाद तो आप लोग चौथा भी, चतुर्थ भी होता है किसी किसी इकोसिस्टम में, नहीं तो टर्शियरी कंज्यूमर्स तक जाकर बच्चों वो खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर क्वार्टरनरी चला भी गया तो सीधे उसको टॉप कंज्यूमर्स कहिए, क्या कहेंगे, लास्ट वाले का आप लोग टॉप कंज्यूमर्स भी आप लोग कह सकते हैं, या क्वार्टरनरी चतुर्थ भी आप लोग कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक, ये डिपेंड करता है कौन सा इकोसिस्टम। जैसे मान लो ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए देख लो, सपोज करो कि हम लोग बात कर रहे हैं, मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं हम लोग लेते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, चलिए हम लोग लेते हैं बच्चों फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो क्या होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, तो पता है आप लोगों को फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, सबसे नीचे हम लोग लेंगे बच्चों प्लांट, इस प्लांट को कौन खाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर हिरन खाएगा, डियर खाएगा, डियर को कौन खाएगा, तो टाइगर या लायन कुछ भी ले लीजिए, ये हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो आप लोगों को पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर, ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गया, ये क्या हो गया, तो इसको आप लोग कहेंगे कि सर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, क्या है ये, प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, या उसी को टॉप कंज्यूमर्स भी हम लोग भी कह सकते हैं। तो बस दो ही में खत्म, प्रोड्यूसर्स उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, खत्म हो गया इकोसिस्टम। उसके ऊपर तो उसको खाने वाला तो कोई नहीं है। अब वो मरेगा तो डिकम्पोजर, वो अलग बात है, इंसान को कहीं फिट कर दीजिए, इसके ऊपर अपने आप को रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंसान तो कुछ खा जाता है, कौनो एनिमल्स को खा जाता है, ऐसा मानव है। लेकिन एक और चीज एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा बच्चों समझाने के लिए आप लोगों को, कि चलिए एक दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम लेते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग कहेंगे सर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे नीचे तो होता है ग्रास, घास होता है, ठीक है। चलिए ग्रास को कौन खाता है, तो ग्रास हॉपर खाता है, टिड्डा क्या खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, तो मेढक खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये स्नेक खाता है, क्या खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, तो ईगल खाएगा, ईगल या हॉक कोई भी ले लीजिए आप। तो ये हो गया कौन सा इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अच्छा बच्चों इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो कहां तक कंज्यूमर की संख्या जाएगा, तब तो जाहिर सी बात है इसको आप लोग कहेंगे प्रोड्यूसर, इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, और ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स।
तो इसमें तो क्वार्टरनरी तक, चतुर्थ तक चला गया बच्चों, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं है, अगर नाम हम लोग लिखेंगे, वैसे तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं इसको बाद में, जब अलग अलग तरह का इकोसिस्टम के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल में हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी हो गया, इसके बाद क्या बोलते हैं वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जिसमें अलग अलग हम लोग डिजर्ट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में, रिवर के बारे में, आर्टिफिशियल के बारे में भी हम लोग बच्चों बात करेंगे, जो हम लोग इकोसिस्टम को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लगाते हैं ना क्रॉप्स, फसल लगाते हैं हम लोग, तो फसल लगाते हैं, अभी गेहूं बोआ रहा है, गेहूं हम लोग खेतों में लगा रहे हैं, तो गेहूं लगाने के बाद आपको लग रहा है गेहूं छिट के चले आए, जी नहीं, आप एक इकोसिस्टम क्रिएट करके चले आए। जब गेहूं जब छिड़केगा वहाँ पर, जाहिर सी बात है गेहूं जब जमेगा, जर्मिनेट होगा, उसका पत्ता वगैरह आएगा, तो उसके पत्ते को खाने के लिए कीड़ा आएगा, और कीड़ा को खाने के लिए बच्चों बर्ड्स वगैरह आएगा या कैमेलियन वगैरह आएगा, तो बन गया ना कोई इकोसिस्टम, ठीक है। आप गार्डन जो लगाते हैं, बागीचा लगाते हैं, उस बागीचा के अंदर आप तो लग रहा है वहाँ पेड़ लगा रहे हैं, अरे पेड़ के साथ साथ कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उस क्या बोलते हैं इंसेक्ट वगैरह आते हैं, उस इंसेक्ट को खाने के लिए दूसरे एनिमल्स आते हैं वो, ठीक है। तो उस तरीके से इकोसिस्टम बच्चों बनता है वो, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ई हो गया प्रोड्यूसर, ई हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ई हो गया टर्शियरी कंज्यूमर्स, और इसको आप लोग क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स कहिए। क्यों से क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स चतुर्थ हो गया, ये तृतीय हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये प्राथमिक हो गया, ये तो हमेशा बच्चों प्रोड्यूसर याद रखिएगा। सबसे लोअर लेवल पे जो होगा, जो कि जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की एबिलिटी होगी, वो हमेशा बच्चों उत्पादक कहलाएगा, हमेशा प्रोड्यूसर्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि क्या इसको कुछ और नाम से भी हम लोग जान सकते हैं क्या, तो बिल्कुल, इसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, बाकी सब तो हेटेरोट्रॉफ्स है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको आप लोग हार्बिवोरस नहीं कह सकते हैं? इसको हार्बिवोरस कह सकते हैं, इसको कार्निवोरस भी कह सकते हैं। दूसरा चीज इसमें आप लोग बात करेंगे, तो ये तो ऑटोट्रॉफ्स हो गया, ये हार्बिवोरस हो गया। अब याद रखिएगा, हार्बिवोरस के बाद ऊपर सारा का सारा कार्निवोरस होगा। अरे पढ़े होंगे ना आप लोग, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, तो ये तो खैर शाकाहारी है क्योंकि डायरेक्ट प्लांट्स का प्रोडक्ट को खा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो भी है सारा का सारा मांसाहारी, तो मांसाहारी तो जाहिर सी बात है अब ये कहलाएगा प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस और टर्शियरी कार्निवोरस। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सेकेंडरी कंज्यूमर्स को और किस नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम लोग प्राइमरी कार्निवोरस के नाम से हम लोग जानते हैं, प्राथमिक मांसाहार के नाम से हम लोग जानते हैं, मांसाहारी के नाम से। क्लियर? तो खैर इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो मैं ये बता रहा था, कंज्यूमर्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो आई होप कि आप लोग कंज्यूमर्स के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, फिर यहाँ पे आ गए, तो कंज्यूमर्स की संख्या पर तो डिपेंड करता है कि द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। आप कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब होता है लास्ट में डीकंपोजर्स। ये क्या है भाई डीकंपोजर्स? नाम में क्या लगा, डीकंपोज, ER लगा हुआ है, सराने गलाने वाला। तो डीकंपोजर्स में क्या आता है बच्चों, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। ये मत समझिए कि ये डीकंपोजर्स का इकोसिस्टम से क्या लेना देना, अरे बहुत कुछ लेना देना है बाबू। डीकंपोजर्स बहुत प्ले वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ऑल लिविंग फॉर्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए मैं प्रूफ करता हूँ, शायद आपके आज के बाद कभी आप लोग भूलिएगा नहीं। ये मत समझिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सर अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होता है, बीमारियां होती है, ठीक है वो अलग चीज है कि आपको टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया से हो गया, निमोनिया टाइप उससे होता है बच्चों, और आपका डिप्थेरिया हो गया, प्लग हो गया, और कई तरह का बीमारियां है, वायरस से होने वाला, फंगस से होने वाला बच्चों बीमारियां है सब। लेकिन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, अगर हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, सब बीमारी पैदा थोड़े करता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट्स। हमारे वातावरण के लिए, हमारे क्लाइमेट्स के लिए बच्चों बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, उसको पोल्यूशन लेस क्लीन करके रखते हैं। वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के अंदर बच्चों रहते हैं, जो प्लांट्स का पत्ती को कोई एनिमल्स मर गया, कोई इसको कोई इंसेक्ट मर गया, उसको बॉडी को डिकम्पोज करके बच्चों खाद वगैरह बना देते हैं वो।
पत्ती गिर गया, उसके स्टेम प्लांट्स का कोई भी अगर पार्ट्स अगर जमीन पे गिर गया उसको डिकम्पोज सरा के लाके बच्चों क्या खाद बीज बना देते हैं वो। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब काम करते हैं वो। एक आप लोगों ने सुना होगा राइजोबियम का, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर और नोस्ट्राकेनाबेना, बहुत सारे को नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये क्या है भाई? तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो बहुत सारे बच्चों बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का भी काम करता है। तो खैर सबका अलग अलग काम होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोज करने वाला ये बहुत ही जरूरी चीज है। आपको क्या लगता है किसी भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को मेंटेन करने का डिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल है। मान लो अगर आज के डेट में कोई कुत्ता अगर मर गया, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर नहीं रहता तो लाखों साल तक कुत्ता ऐसे ही रोड पे पड़ा रहता, बिल्ली ऐसे ही रोड पे पड़ा रहता, मरने के बाद डिकम्पोज ही नहीं होता, सड़ता ही नहीं वो। लेकिन क्या होता है कहीं कोई एनिमल्स वगैरह मर जाता है, छोड़ दीजिए तो कुछ दिन में सड़ गल के खत्म हो जाएगा वो। तो कहाँ चला गया सब? तो वही डिकम्पोजर डिकम्पोज करता है बच्चों। तो उस एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट जो यौगिक जो कंपाउंड्स जो होते हैं सबको तोड़ता है वो। ऑक्सीजन को अलग, नाइट्रोजन को अलग, कार्बन को अलग, सल्फर को अलग, फास्फोरस को अलग, जो आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा होगा। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल, बहुत सारा चीज होता है बच्चों बायोजियोकेमिकल साइकिल में। तो यही डिकम्पोजर बच्चों काम करता है कि डिकम्पोज करके किसी भी चीज को, एक तो हमारे क्लाइमेट्स को, हमारे इन्वायरमेंट्स को, हमारे वातावरण को बच्चों क्या होता है पोल्यूशन से होने से बचाता है वो। ठीक है, तो इसलिए ये भी जरूरी है हमारे। नहीं तो सबसे टॉप पे क्या लिए थे टाइगर, ये थे ना फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। अगर टाइगर मर जाता तो ऐसे ही पड़ा रहता, लेकिन टाइगर के बॉडी को डिकम्पोज कर देता है। अब डिकम्पोज के बाद मिट्टी में जो कार्बन वगैरह जो कुछ भी जाता है, प्लांट्स वगैरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है बच्चों। अब वो प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब होता है तो उसका पत्ती खाने में बच्चों कौन? डियर, हिरन उसकी पत्ती को खाता है बच्चों। तो जाहिर सी बात है, तो इसलिए सबका एक रोल है बच्चों, सबका एक कंट्रीब्यूशन है अलग अलग तरीके से। प्रोड्यूसर्स का अलग काम है, कंज्यूमर्स का अलग काम है, डिकम्पोजर्स का अलग काम है। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। अब हम लोग बात करेंगे कि इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है बच्चों इकोसिस्टम, इसके हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जो हम लोग बात करेंगे तो क्या है उसका वर्गीकरण क्या है भाई? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये आप लोगों ने सुना होगा ना, कोई ऐसा इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र होता है जो नेचुरल होता है, प्रकृति के द्वारा बनाया होता है, और कोई कृत्रिम भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। कुछ ऐसा होता है बच्चों जो स्थल जमीन पे होता है, कुछ ऐसा होता है जो एक्वेटिक पानी के अंदर रहता है। तो एक्चुअल में इकोसिस्टम दोनों तरीके से होता है बच्चों, नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10th के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये ले लीजिए, एक आप लोग ले लीजिए नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा? नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा हम लोग ले लेंगे बच्चों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कैसा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए नेचुरल में बच्चों ये भी आप लोग देखेंगे कि नेचुरल दो तरीका से हो सकता है। एक हो सकता है बच्चों टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पे रहता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और दूसरा हम लोग ले लेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हम लोग बात करेंगे क्या, कौन कौन सा? तो देख लीजिए, मान लो बच्चों इसमें हम लोग लेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो आप लोगों को पढ़ना है मैं वही बता रहा हूँ। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। इसके बाद एक आप लोग ले लेंगे ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। एक और ले लीजिए डिजर्ट इकोसिस्टम, रहने लीजिए। टेरेस्ट्रियल में बच्चों ये 3 चीज हो गया। एक्वेटिक में कौन कौन सा आएगा? तो पता है बच्चों एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जलीय में आप लोग ले लेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम। कौन सा? तो जाहिर सी बात है बच्चों एक तो हो गया आपका पॉन्ड इकोसिस्टम। इसके बाद आप लोग ले लेंगे रिवर इकोसिस्टम, एस्ट्रीज भी आता है वो छोड़ दीजिए, हटाइए। ओशियन एक ले लिए, बस हो गया ओशियन इकोसिस्टम हो गया। पानी वाला इतना हो गया, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगा, ठीक है, फिश ईटर बर्ड्स खाएगा या अदर एनिमल्स खाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बच्चों क्या है? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो जाहिर सी बात है बच्चों, इसमें आप लोग बात करेंगे क्रॉप्स, फसल, इसके बाद गार्डन, एक्वेरियम,
जो हम लोग बनाते हैं एक्वेरियम, ये सब क्या हो गया बच्चों, ये सब आर्टिफिशियल में हो गया। आपको लगता है ना फसल भी एक तरह का इकोसिस्टम का बच्चों पार्ट है, ठीक है। हम लोग गार्डन बागीचा हम लोग लगाते हैं, बागीचा भी हम लोग आर्टिफिशियल एक तरह का इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट करते हैं बच्चों। एक्वेरियम जो हम लोग बनाते हैं वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है वो, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, लेकिन अब जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं वो 1 बाय 1 बच्चों सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग फूड चेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या चीज बात करेंगे, तो याद रखना बच्चों, अब हम लोग और आगे टॉपिक ये सारे इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बताएंगे। तो एक तो हम लोग बात करेंगे फूड चेन के बारे में, फूड चेन जो कि आहार श्रृंखला क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फूड वेब के बारे में, फूड वेब जिसको आहार जाल जो होता है बच्चों वो क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। इस तरीके से आप लोग किताब में एक फिगर दिया होगा, इस तरीके से ये सब क्या होता है इस तरीके से। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी का जो बच्चों एनर्जी ट्रांसफर होता है बच्चों, ठीक है, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग कि किसका पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, वो सब चीज के बारे में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा आप लोगों को बच्चों, ठीक है। और चलिए इकोसिस्टम का आप लोग इस पार्ट को देखिए। नेक्स्ट जो पार्ट होगा बच्चों बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगा, मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 रोज में आ जाएगा वो भी, ठीक है। और बहुत जल्द जो क्रैश कोर्स जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वेरी सुन, ठीक है, आई होप। तो चलिए एंजॉय कीजिए और इन्वायरमेंट्स का ये लेक्चर देखकर। ओके, थैंक यू ऑल।